वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो कल पीछे वाला वीडियो था उसे आगे का देखते हैं। कल हम पढ़ रहे थे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, या इसे लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन दर्शाता जो डायग्राम है वो देखेंगे अपन। यानी किस प्रकार से एक नर युग्मोद्भिद है उसका विकास होता है, या उसका परिवर्तन होता है, या उसका डेवलपमेंट होता है। तो मैंने बताया था कि जो नर युग्मोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु। यानी लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। और ये भी हमारे को ध्यान है कि लघु बीजाणु बनते हैं वो क्या होते हैं? केलोज पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं। किसके रूप में? चतुष्क के रूप में। तो अपन डायग्राम में देखेंगे कि सबसे पहले हम लघु बीजाणु के चतुष्क के रूप में रहेगा हमारे पास। तो ये लो, मान लो ये हमारे पास को लघु बीजाणु चतुष्क है। क्या है नाम? लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क में चतुष्क यानी चार, तो ये चार लघु बीजाणु है। ये अपन कह सकते हैं ये क्या हमारा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को बोलते हैं माइक्रो स्पोर। ठीक है। अब लघु बीजाणु चतुष्क अगर आपको ध्यान है तो मैंने बताया था कि इस लघु बीजाणु चतुष्क के जो कौन सी केलोज पदार्थ से ये चिपके रहते हैं, तो ये केलोज पदार्थ हैं वो केलेज एंजाइम जो टेपिटम द्वारा स्रावित होता है उसकी क्रिया होती है। तो केलोज पदार्थ का क्या होता है? विघटन हो जाता है। और ये लघु बीजाणु चतुष्क में जो चार लघु बीजाणु होते हैं वो क्या होता है? स्वतंत्र हो जाते हैं। एक लघु बीजाणु एक हो जाते हैं, तो अपन एक लघु बीजाणु ले लेते हैं यहाँ पे। और ये भी बताया था मैंने कि जब लघु बीजाणु स्वतंत्र होते हैं तो लघु बीजाणु क्या होता है? आकार में वृद्धि कर लेता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। और इस लघु बीजाणु में क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है, केंद्रक। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है? अगर आपको ध्यान है तो रिक्तिकाएं, बड़े आकार की रिक्तिकाएं होती है। ये होती है रिक्तिकाएं। इसके अलावा क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, ये कंडीशन रहती है। ये हमारा है लघु बीजाणु। ठीक है। प्रारंभ में जैसे ये स्वतंत्र होते हैं तो लघु बीजाणु है, इसमें रिक्तिकाएं होती है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। फिर ये लघु बीजाणु हैं, ये कहाँ है? ये अभी लघु बीजाणु दानी में है। तो लघु बीजाणु दानी में जैसे जैसे लघु बीजाणु दानी परिपक्व होगी तो ये लघु बीजाणु, जब ये लघु बीजाणु फटेगी, जिसे प्रस्फुटन बोलते हैं लघु बीजाणु दानी का, तो उस कंडीशन में ये या क्या होती है? ये आपका जो केंद्रक है ये केंद्रक विभाजन करके एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक, दो केंद्रक बना लेते हैं। इस प्रकार से दो केंद्रक बनेंगे तो दोनों केंद्रों के अंदर चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाएगी। तो जो बड़ा केंद्रक वाली है वो काय कोशिका बनेगी, छोटे केंद्रक वाली है वो क्या बनेगी? आपकी जनन कोशिका बनेगी। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ
ये आपकी जनन कोशिका और ये है हमारी कायिक कोशिका। इसके अलावा ये क्या है, कोशिका द्रव्य। इसको अपन कह सकते हैं लघु बीजाणु है, ये भी वर्धिकारी लघु बीजाणु, ठीक है। यानी वो है आपका वृद्धिशील या वर्धिकारी लघु बीजाणु। अब ये भी आपको ध्यान रखना, लघु बीजाणु के ऊपर में ये लघु बीजाणु या परागकण है। अब ये क्या करेगा, ये मान लो अपने मान लेते हैं ये परागण से पहले की अवस्था है। परागण से पहले मैंने कल बताया था कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है वो दो अवस्था में होता है, एक तो परागण से पूर्व और एक परागण के बाद में। तो ये कंडीशन है, क्योंकि परागण से पहले तो लघु बीजाणु होते हैं, उन लघु बीजाणु में केंद्रक विभाजित होकर दो प्रकार की सेल्स बना लेते हैं। यहाँ एक केंद्रक है, इसमें वह पूरे लघु बीजाणु हैं, इसके अंदर विभाजन होता है, एक काय कोशिका बन जाती है, ये बड़ी होती है, और एक जनन कोशिका बनती है, ये क्या होती है, छोटी होती है। छोटी ये कैसी होती है, बड़ी। ये काम परागण से पहले हो गया। अब ये जो लघु बीजाणु हैं, जैसे ही परागण होगा तो कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। अब वर्तिकाग्र पर जाएगा तो ये मान लो ये वर्तिकाग्र पर जाके और ये का ये अब ऐसी कंडीशन में, यानी दो कोशिक अवस्था होती है, इसमें एक रेख दोन है, ये वर्तिकारी या वर्धिशील लघु बीजाणु हैं। ये कौन सी अवस्था में है, द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। और मैंने कल भी कहा था आपको कि द्विकोशिकीय अवस्था में ही लघु बीजाणु का क्या होता है, परागण होता है। और ये कहाँ पहुँच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है। और ये वहाँ जाने के बाद में क्या करेगा, ये लघु बीजाणु या ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाने के बाद में वर्तिकाग्र से फिर पोषण प्राप्त करेगा। पोषण प्राप्त करके आपको ध्यान है इसके बाहर एक परत पाई जाती है, इस परत के ऊपर ऐसे जनन छिद्र पाए जाते हैं। जनन छिद्र, तो ये वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में वहां से पोषण प्राप्त करके और ये क्या होगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा। आकार में वृद्धि करने से ये अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं इंटाइन भाग। इंटाइन बाहर वाले भाग को बोलते हैं एक्जाइन, यानी बाह्य चोल और अंतःचोल। अंतःचोल है इस जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका का निर्माण कर लेता है। तो इसका डायग्राम मैं यहीं बना देता हूँ, पास में जगह तो कम है फिर भी आ जाएगा ऐसे। ऐसे पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। अब देखो पराग नलिका, मान लो ये जनन छिद्र, यहाँ से ये अंदर वाला भाग ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब पराग नलिका बन गई, ये तो बनी हमारी पराग नलिका, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे पराग नलिका का निर्माण होता है तो सबसे पहले ये जो कायिक कोशिका होती है ये तैरती हुई सबसे पहले पराग नलिका के अंदर आ जाती है। ये लो मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। पराग नलिका सबसे पहले यहाँ आती है और ये आगे चलती रहती है। ये पराग नलिका क्या काम करती है, सॉरी कायिक कोशिका क्या करती है, ये कायिक कोशिका पराग नलिका को वृद्धि कराने में सहायक होती है। कायिक से जैसे कायिक कोशिका इस पराग नलिका में प्रवेश करती है तो पीछे आपकी दूसरी कोशिका होती है, कौन सी, ये जो लेंस का आकार की जनन कोशिका, ये भी कहाँ आ जाती है, इस पराग नलिका में आ जाती है। अब पराग नलिका में आने के बाद में विभाजित हो जाती है। यानी मैं एक डायग्राम फिर बना दूंगा। ये मान लो हमारी आ गई जनन कोशिका, जनन कोशिका, यानी पराग नलिका का कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर आने के बाद में जो अंदर वाला अंतःचोल भाग है वो दबाव के कारण जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका का निर्माण करता है। अब पराग नलिका का निर्माण होता है तो अंदर दो कोशिकीय अवस्था है,
तो सबसे पहले काय कोशिका तैरती हुई इस पराग नलिका में आ जाएगी, पीछे की पीछे कौन आएगी, जनन कोशिका। काय की कोशिका तो क्या करती है, जब पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होती है, पराग नलिका की वृद्धि कंप्लीट हो जाती है तो काय की कोशिका, काय के अंदर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करेगी, विभाजित होगी, विभाजित होके क्या बनाएंगे, दो नर युग्मक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी। आगे देखो मैं यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, ये ऐसा बन जाएगा आपका। अंत में तो यहाँ मान लो ये लो, ये दो क्या बन गए आपके, नर युग्मक। इसमें क्या रहेगा, ये कोशिका द्रव्य। ये जो स्थिति बनी है, और ये क्या रहेगा हमारा, पराग नलिका। ये पराग नलिका, ये जो डायग्राम लास्ट में आ रहा है, ये है हमारा है नर युग्मोद्भिद। क्या है, नर युग्मकोद्भिद। यानी नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, अंकुरित परागकण। तो ये परागकण ही तो था, परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद में क्या बन गया, नर युग्मोद्भिद। या मैंने ये भी बताया था कि पराग नलिका एवं नर युग्मक युक्त अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मोद्भिद। तो ये नर युग्मोद्भिद होता है। इस नर युग्मोद्भिद में जैसे ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई बीजाणु में प्रवेश करती है, तो इस पराग नलिका के साथ ये नर युग्मक हैं वो भी बीजाणु में प्रवेश करे जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम होगा किसका, नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन को दर्शाता हुआ डायग्राम या चित्र। ठीक है, इसके बाद में अगला अपना पॉइंट रहेगा आज, वो है हमारा पोलन कीट। पोलन कीट, ये पोलन कीट भी परागकण से संबंधित है। क्या होता है अभी बताते हैं आपको। पोलन कीट, अगला हमारा पॉइंट रहेगा पोलन कीट। पोलन कीट, या अपन लिख सकते हैं इसको पोलन कीट। क्या होता है, ध्यान देना। पोलन कीट, जो कीट परागित पादप होते हैं, यानी कीटों द्वारा जिन पादपों में परागण होता है, तो कीट परागित पादपों के जो पराग कण होते हैं, उन पराग कणों की, मान लो ये पराग कण है, ये पराग कण है आपका, जनन चित्र हो जाएगा, एक सेकंड समझने के लिए। ये आपकी अनियमित आकार की कोशिका है। तो कीट परागित पादपों में उनके जो पराग कण होते हैं, पराग कण के ऊपर ऐसे एक परत बन जाती है। ये होती है आपकी तेलीय परत। ध्यान देना, कीट परागित पादपों में, यानी वे पादप जिनमें कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, उन पादपों में जो पराग कण होते हैं, पराग कण, परागण पोलन ग्रेन, उन पराग कणों के ऊपर तेलीय परत पाई जाती है। तो इस तेलीय परत होते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। यानी अपन ये लिख सकते हैं, कीट परागित पादपों के पराग कणों की सतह पर, पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। तेलीय परत होती है, तेलीय परत पाई जाती है। इसे ही पोलन कीट
कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पोलन कीट क्या है, एक तेलीय परत होती है, कहाँ पाई जाती है, पराग कणों की सतह पर पाई जाती है। फिर इसके बाद में ये जो पोलन कीट या तेलीय परत है, ये पोलन कीट या तेलीय परत, इसके कारण ये जो परागकण है, इस परागकण का रंग, विशिष्ट गंध और चिपापन, ये तीनों के तीनों किसके कारण होते हैं, इस तेलीय परत के कारण होता है। तो अगर मैं ऐसे भी बोलूँ इसको कि पोलन कीट के कारण ही पराग कणों का रंग, विशिष्ट गंध और चिपचिपापन पाया जाता है। यानी परागकण होते हैं, उसकी सतह चिपचिपेपन लिए होती है, उनमें विशेष गंध होती है और विशेष रंग होते हैं, वो सारे किसके कारण होता है, इस तेलीय परत या पोलन कीट के कारण होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, पोलन कीट के कारण ही पराग कणों का रंग, विशिष्ट गंध और चिपापन पाया जाता है। यानी तीनों बातें, उनका रंग है, विशिष्ट गंध है, चिपचिपापन है, वो किसके कारण होता है, पोलन कीट के कारण होता है। इसके अलावा जब इन पराग कणों पर ये तेलीय परत बनती है, तो इन तेलीय परत बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उन आवश्यक पदार्थों का निर्माण कहाँ से होता है, टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पोलन कीट के निर्माण में आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम की कोशिकाएं करती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोलन कीट के निर्माण में आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण, यानी पोलन कीट के निर्माण में आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण कौन करती है, टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पराग, आपके कीट परागित पादपों की जो परागकण हैं, उनको जो तेलीय परत बनती है, तेलीय परत बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो आवश्यक पदार्थों का निर्माण कहाँ से होता है, टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। इसके अलावा अब आगे हम देखेंगे टेपिटम के कार्य। पोलन कीट के कार्य, पोलन कीट के कार्य। पोलन, ये पोलन कीट या तेलीय परत है, इसके कार्य देखते हैं। पोलन कीट के कार्य, यानी कभी कभार क्या होता है कि बच्चे इस कीट को देखते हैं तो कीट के कारण वो कीट को कीड़ा समझ लेते हैं। वो कीट नहीं है, ये एक तेलीय परत होती है पोलन कीट। पोलन कीट के कार्य, पहला कार्य तो क्या होता है कि जो पोलन कीट होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये तेलीय परत क्या करती है भाई, तेलीय परत है ये, तो ये कीटों को आकर्षित करने का काम करती है, कीटों को आकर्षित करती है। यानी पोलन कीट या तेलीय परत हैं, वो कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है। दूसरा है वो रहेगा इसका पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायक है। यानी पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायक होती है। कैसे कि मान लो ये आपका सामने मान लो कोई परागकण है, इसके ऊपर ये परत, तेलीय परत, ये कैसी होती है, चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण ये परागकण कहाँ पे, कीटों के शरीर पर चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या है, इनका परागण हो जाता है। तीसरा कार्य,
तीसरा कार्य क्या है, ये सुरक्षा का कार्य करती है। यानी परागकण होते हैं, ये परागकण की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। तो अपन लिख सकते हैं पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। यानी ये 3 कार्य हैं। नंबर 1, पोलन क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। नंबर 2, कीटों के शरीर से परागकण को चिपकाने में सहायक होते हैं। और नंबर 3, जो परागकण हैं उन परागकण की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। यानी पराबैंगनी किरणों से परागकणों की सुरक्षा करने का काम कौन करती है, ये तेलीय परत जिसे बोलते हैं पोलन कीट, ये करती है। इसके अलावा और क्या होता है, जो परागकण होते हैं, परागकणों से कुछ रोग हो जाते हैं। यानी मनुष्य में जवर हो जाता है या पराग एलर्जी होती है। वो कैसे होती है, वो ऐसी होती है कि ये जो परागकण है, परागकण की जो बाहर वाला जो आवरण है जिसे बोलते हैं अपन बाह्य चोल, बाह्य चोल में कुछ रिक्त स्थान होते हैं या उनकी गुहिकाएं होती है। रिक्त स्थान और गुहिकाएं या फिर रिक्त स्थान, यानी मैं कहूँगा कि जो परागकण है, परागकण के बाहरी भाग में जो गुहिकाएं और रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों में टेपिटम द्वारा स्रावित क्या है, प्रोटीन भर जाते हैं। प्रोटीन भर जाते हैं। जैसे ये परागकण हैं नमी के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आने से इन गुहिकाओं और रिक्त स्थानों में भरी हुई प्रोटीन है वो बाहर आ जाती है। अब बाहर आके ये प्रोटीन कहाँ मिल जाएगी, वातावरण में फैल जाती है। वातावरण में फैलने के बाद में इस प्रोटीन द्वारा मनुष्य में जवर और पराग एलर्जी जैसे रोग हो जाते हैं। यानी ये कहेंगे अपन कि परागकण है, परागकण की गुहिकाओं और रिक्त स्थानों में युग्मकोद्भिद और टेपिटम द्वारा स्रावित प्रोटीन भरे रहते हैं। जैसे ये परागकण हैं क्या है, नमी के संपर्क में आते हैं। नमी के संपर्क में आने से इन गुहिकाओं और रिक्त स्थानों में भरी हुई प्रोटीन कहाँ आती है, बाहर वातावरण में आकर फैल जाती है। जैसे ये प्रोटीन वातावरण में फैलेगी तो मनुष्य के संपर्क में आएगी, तो मनुष्य में जवर और पराग एलर्जी जैसे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो बाह्य चोल जहाँ की गुहिकाओं और रिक्त स्थान में जो प्रोटीन भरी होती है, ये प्रोटीन और क्या करती है, ये प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में उत्तरदायित्व होती है। यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और क्या करती है, इसे ये क्या है, निषेचन योग्य, ये प्रोटीन क्या करती है, निषेचन योग्य वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायक होती है। यानी जो वर्तिकाग्र निषेचन योग्य होती है, निषेचन योग्य वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायता भी करती हैं। कौन करती है, ये जो परागकण की गुहिकाओं और रिक्त स्थानों भरी हुई प्रोटीन, इसे रोग भी होते हैं। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही ये हमारा पोलन कीट से संबंधित टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद। इससे आगे वाला हम आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे।